नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। यूपी में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में शासन स्तर से तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक की गई है, तो वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। इस बीच हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य चुनाव आयोग और सरकार से मंगलवार को अधिसूचना जारी नहीं करने को कहा है। ऐसे में अब मंगलवार यानी कि कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद ही तारीखों का ऐलान संभव है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए जारी आरक्षण की लिस्ट को लेकर याचिका पर सुनवाई करते वक्त हाईकोर्ट ने अभी रोक लगाई है। तो जहां उम्मीद की जा रही थी, लेकिन थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल तो बजा, ऐसे में शासन स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गई, बड़ी बैठकें होने लगी। तो वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान की सुगबुगाहट भी तेज हुई और इस बीच अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य चुनाव आयोग और सरकार से मंगलवार को अधिसूचना जारी नहीं करने को कहा है। अब मंगलवार यानी कि कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद ही तारीखों का ऐलान संभव होगा। जहां 5 दिसंबर को ही मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए जो आरक्षण सूची है उसे जारी किया गया था। इसे लेकर याचिका पर सुनवाई करते वक्त हाईकोर्ट ने अब इस पर रोक लगाई है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए दिल्ली में उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट समेत राज्य के सभी सांसदों के साथ एक बैठक की, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को भी बुलाया गया। बैठक में सभी सांसदों से क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहने को कहा गया है। साथ ही सरकार के साथ समन्वय बनाने और केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए भी कहा गया। G20 में 2 स्थान हमको उत्तराखंड में मिले हैं, ऋषिकेश और मुनिकीर्ति। वो कार्यक्रम भव्यता का स्वरूप लें, उस दृष्टि से हमारे सांसद गणों के प्रवास, हमारे विधायक गणों के प्रवास, सारा विषय पर चर्चा हुई। और इसके साथ साथ बूथ प्रबंधन, क्योंकि आगामी दिनों हमारे यहाँ नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव होने हैं और जो बूथ हम कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, ऐसे बूथों को स्थायी रूप से जीत में बदला जाए, उस दृष्टिकोण से भी हमने सभी सांसदों का प्रवास तय किया है। और आगामी 2024, क्योंकि अब सबसे जुड़ा हुआ विषय है, 2024 के कार्यक्रम की दृष्टि से भी हमारे जो बड़े कार्यक्रम होते हैं लोकसभा के अंदर है, कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठकें हैं, इन सब विषयों पर आप एक तरफ जहां उत्तराखंड भाजपा 2024 चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा चुनाव में करारी हार को लेकर इशारों ही इशारों में हरीश रावत पर ठीकरा फोड़ दिया है और कहा कि हम विधायक का नहीं, सीएम का चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, उस चुनाव को जो है हमने बजाय विधायक के हमारे चुन करके आए, हम मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। और मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो दिशा निर्देश राज्य को दे, उस दिशा निर्देश पर जो है राज्य को चलना चाहिए और उस पर चलेंगे तो हम जीत हासिल करेंगे। और अगर राष्ट्रीय नेतृत्व के ने जो दिशा निर्देश दिए उसका उल्लंघन करेंगे तो उसकी जो है स्थिति आपके सामने है। हम 2022 में हारे हैं। बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर जीत के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल ने अपने संगठन का विस्तार किया है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने 2 संगठन महासचिव और 13 जिला अध्यक्ष बनाए हैं। साथ ही खतौली विधायक मदन भैया के चीफ इलेक्शन एजेंट अजीत राठी को प्रदेश संगठन महासचिव बनाया है। इसके अलावा पूर्व विधायक दिलनबाज खान को हस्तिनापुर क्षेत्र का संगठन महासचिव बनाया गया है। वहीं सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद, आगरा, अमरोहा, बरेली में जिलाध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ है। रामपुर, बदायूं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फिरोजाबाद और मैनपुरी में जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। रालोद ने ये संगठन विस्तार लंबे वक्त के बाद किया है। और अब बात मैनपुरी की। यहां भाजपा को वोट देना एक मतदाता को भारी पड़ गया।
यहाँ किश्ती इलाके के भिटारा गांव में एक महिला को गोली मार दी गई। आरोप है कि भाजपा को वोट देने पर सपा समर्थक ने घर पर जाकर फायरिंग की थी। पति पर हमला करने के बीच आई पत्नी को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि भाजपा को वोट देने के चलते सपा समर्थक घर आ गया था और फायरिंग करने लगा। गोली लगने से घायल महिला की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। वोट साइकिल में कौन नहीं दी जो आए, तूने फूल में क्यों दिया है? बस और इतने हमको सब गालियाँ सब दे के और फायर कर दी 2-3 फायरें करी और एक हमारे पास आए गए, उसने हमारे गोली मारने के लिए तोले हमारी आ गई घरवाली, वो हमारी घरवाली ने हमको धक्का दिया और उसके पैर में गोली। थाना किसनी के भिटारा गांव की रामदेवी ने एक प्रश्न पत्र दिया है कि उनको वोट को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था, जिसमें उनके ऊपर फायर किया गया, जिससे उनके पैर में छाला लगा है। तत्काल उनका मेडिकल कराया गया, उनके तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। गहराई जिसकी जांच की जा रही है, जो भी इसमें दोषी है कार्रवाई की गिरफ्तारी भी अभी मुकदमा लिख लिया गया है 307 में की धारा में और उसमें जांच की जा रही है। कानपुर देहात में एक शख्स ने अपने घर पर एक पोस्टर लगाया है जिस पर लिखा है कि निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को अगर वोट चाहिए तो उसे शिक्षित होने के साथ साथ राष्ट्रगान भी आना चाहिए। ये पोस्टर अकबरपुर तहसील के रूरा कस्बे के एक शिक्षक नवीन दीक्षित ने अपने घर के बाहर लगाया है, जिन्होंने हर उम्मीदवार के लिए 4 मानक तय कर दिए हैं। पहला ये कि प्रत्याशी परिवारवाद या फिर जातिवाद को बढ़ावा ना देता हो, उसे पूरा राष्ट्रगान आना चाहिए, पान गुटखा आदि नहीं खाता हो और उसने वातावरण स्वच्छ करने के लिए पौधा लगाया हो। लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से व्यापारियों के खिलाफ लगातार चल रहे जीएसटी के छापे की कार्रवाई को व्यापारियों के बीच बढ़ती नाराजगी को देखते हुए रोक दिया गया है। व्यापार मंडल और संगठनों ने छापे की कार्रवाई को व्यापारी समाज के खिलाफ साजिश बताते हुए शासन से इसकी शिकायत की है और चेतावनी दी है कि व्यापारियों के खिलाफ हो रही ऐसी कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी साजिश के तहत एक दहशत भय का वातावरण उत्तर प्रदेश में बना दिया कुछ अधिकारियों ने और बाजार के बाजार बंद हो गए। धरना प्रदर्शन व्यापारी को करना पड़ा, अपनी दुकानों को छोड़ करके भागना पड़ा। मैं एक तो बात ये साफ कहना चाहता हूँ जीएसटी विभाग से भी कि आप व्यापारी को चोर बेईमान के नज़रिए से नहीं देख सकते। आपके पास अगर शिकायत है, आप व्यापारी के पास जाइए, उसकी पड़ताल कीजिए, व्यापार मंडल का सहयोग लीजिए, हम आपके साथ खड़े। लेकिन अगर दहशत फैलाकर और पूरे बाजार में फ्लैग मार्च जैसे करता है पुलिस विभाग, वो किया जाएगा, या अधिकारी दुकानों के बाहर टहलेंगे और पुलिस को साथ में ले जाकर के व्यापारी को डराएंगे, तो वो तो ठीक नहीं है। उधर लखनऊ में एलडीए ने प्रयाग नारायण रोड पर यशदान बिल्डर के अनाया अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी, जहां सोमवार को कई मशीनों की मदद से एलडीए की टीम ने अवैध रूप से खड़ी इस अनाया अपार्टमेंट की इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया और 4 से 5 दिन में इमारत को पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। अनाया अपार्टमेंट नजूल की जमीन पर बनाई गई थी और इसके लिए नजूल विभाग से मंजूरी भी नहीं ली गई थी, जिसके बाद एलडीए ने इमारत को अवैध घोषित कर दिया था और अब इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल पड़ी है। यजदान बिल्डर के अलाया अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। एलडीए ने आज यहां पर बड़ी मशीनें भेजी हैं जो इस अपार्टमेंट के एक पिलर को ध्वस्त करके पूरी तरह से जमींदोज कर देगी। शनिवार को इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी, चूंकि बायर्स ने कहा था कि उन्होंने सारे कागजात देखने के बाद ये अपार्टमेंट खरीदा था। हालांकि एलडीए का दावा था कि ये अपार्टमेंट नजूल की ज़मीन पर बना हुआ है और नजूल की ज़मीन पर अपार्टमेंट बनाने के लिए जो बिल्डर हैं उन्होंने एनओसी नहीं ली थी। बिना एनओसी के ये अपार्टमेंट बनाया गया था, इसलिए अवैध है और इसको गिराने के आदेश भी जारी कर दिए थे। यजदान बिल्डर के इस अपार्टमेंट पर हुई थी और यहाँ पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा किया गया था, जिसको लेकर बड़ा हंगामा भी हुआ था। यहाँ कुछ परिवार रह रहे थे, उन्होंने विरोध किया था। उनका कहना था कि उन्होंने सारे कागज़ देखे थे, उसके बाद अपार्टमेंट में फ्लैट लिया था। हालांकि एलडीए ने इसे अवैध बताते हुए ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने पर जो बायर्स थे और आसपास के लोग थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया, हंगामा भी किया, लेकिन एलडीए ने कार्रवाई बंद नहीं की और पुलिस प्रशासन के
सहयोग से यहाँ पर कार्रवाई चलती रही। लगातार ये कार्रवाई चल रही थी। इस बीच बायर्स ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने को कहा। इस याचिका की कई बार सुनवाई हुई और अंततः शनिवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले की गेंद एलडीए के पाले में डाल दी और ये कहा कि एलडीए स्वतंत्र है। इस अपार्टमेंट को लेकर क्या करना है उसके लिए वो खुद स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। जब बायर्स की कोशिश ये है कि अब अपार्टमेंट बनाने वाले जो इसके मालिक हैं, यजदान बिल्डर्स कंपनी के मालिक हैं, उनके खिलाफ वो थाने में जाके शिकायत दर्ज कराएं और उनकी गिरफ्तारी कराएं ताकि उनका जो पैसा फंसा हुआ है वो वापस मिल सके। अपार्टमेंट गिराने की प्रक्रिया लंबी है, आज शुरुआत हुई है और ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन में इस अपार्टमेंट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। कैमरा से वीरियों के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। वहीं शाइन सिटी कंपनी के मालिक भगोड़े राशिद नसीम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता के हजारों करोड़ रुपए डकार कर दुबई में छिपे राशिद को भारत वापस लाने के लिए ईडी ने प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने राशिद नसीम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और अब राशिद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हासिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की आपको दे दें, जहां यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यूपी गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। याचिका दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट 1986 को संवैधानिक वैधता पर इसकी सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, इसे चुनौती दी गई, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आपका मामले में याचिका दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी को इस एक्ट से दिक्कत है तो वो उचित फोरम पर अपनी बात रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को अब वापस ले लिया है। वहीं याचिका में दावा किया गया था कि पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि गैंगस्टर अधिनियम और नियम आरोपी व्यक्तियों का कोई भेदभाव नहीं करता है। याचिका में एक केस होने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की वैधता को भी चुनौती दी गई थी। याचिका में आरोपी की 60 दिन की पुलिस रिमांड देने के प्रावधान को भी चुनौती दी गई थी, लेकिन फिलहाल इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो एक बड़ी राहत के तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से राहत यूपी सरकार को मिली है, जहां इस एक्ट को चुनौती दी गई थी, लेकिन याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं है। बढ़ेंगे आगे। बस्ती से भाजपा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव हरीश द्विवेदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष किया और कहा कि राहुल गांधी सिर्फ अपने परिवार की राजनीति को बचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस पर बरसे हैं भाजपा के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव हरीश द्विवेदी। ये राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो संविधान बचाने के लिए नहीं, परिवार की राजनीति बचाने के लिए। वो परिवार की राजनीति बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि मोदी जी जब से देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए काम कर रहे हैं, आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, सभी समाज, सभी धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो आज सबको ये महसूस हो रहा है कि हमको तो कांग्रेस पार्टी ने बरसों तक केवल लूटने का काम किया, केवल ठगने का काम किया। पहली बार तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे विकास के लिए हमारी चिंता हो रही है। लोक गायिका और बॉलीवुड सिंगर मालिनी अवस्थी ने राजधानी लखनऊ में अपना नया गाना लॉन्च किया है। मालिनी अवस्थी ने रेलिया बैरन गीत लॉन्च कर दिया है, जिसे सारेगामापा साथ ही भोजपुरी के YouTube चैनल पर देखा जा सकेगा, सुना जा सकेगा। गीत लॉन्च के अवसर पर जहां मालिनी अवस्थी ने एक लाइव परफॉर्मेंस भी दिया और उनके साथ तमाम प्रशंसक भी मंच के सामने झूमते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि ये माइग्रेशन की जो कहानी है ये आज भी सच है। आज भी रेल चलती है जौनपुर से, गोरखपुर से, सुल्तानपुर से, मुगल सराय से, पटना से। उसमें न जाने कितने सपने आँखों में लिए युवा जाते हैं। मुंबई, कलकत्ता, कोचीन, लुधियाना,
और उनकी पत्नी 2 जोड़ी आंखें घर में बैठकर इंतज़ार करती हैं, और वो इंतज़ार भी सकारात्मक है। यही इस गीत को दिखाने की मेरी आकांक्षा और कामना है। गाना यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप सब देखिए, सारेगामा भोजपुरी पे प्लीज़ ज़रूर देखें। और चलिए अब बात करेंगे वाराणसी की, जहां कल बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और अब बाबा 1 साल में ही अरबपति बन गए हैं। यानी कि अब तक बाबा के दरबार में 100 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आ चुका है और 7 करोड़ भक्तों ने हाजिरी लगाई है। यादगार रूप में बना ले। ये 1 साल की जो यात्रा थी बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण हुआ, निश्चित रूप से काशी के लिए और काशी विश्वनाथ धाम के लिए एक अद्वितीय यात्रा थी। इस दौरान लगभग 7 करोड़ के ऊपर लोगों ने दर्शन किए। साथ ही साथ हमारी ऑनलाइन सर्विसेज जो थी, सेवाएं थी, उनमें भी बढ़ोतरी हुई। उसमें भी काफ़ी अच्छी संख्या में जितने श्रद्धालु आए उसके 20 है वो हमारी ऑनलाइन चीज़ों को भी देखा। हमने लोगों से सुझाव मांगे कि कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, उनको धरातल पर लागू करने का भी प्रयास किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।